Good morning, good afternoon, good evening to all whenever you are watching this video. Today we are going to discuss electricity. Yesterday we talked about some basic concept of electricity, and today we will proceed the topic of electricity, and we are able to know some more facts about the electricity. So it is time to take a quick revision of what we learned yesterday. Okay, so what we learned yesterday, we know this is a nucleus and this is a nucleons and outermost electron. Okay, the total energy of electron is negative because it is bonded. And what we learned we learned a external force is working here, that is called nuclear force, and it is one of the strongest force. We also talked about some fundamental units of atom. We know electron, proton and neutron are the fundamental units of electron, but इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द एक्चुअल फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन. बिकॉज आपको पता था कि प्रोटॉन को अगर हम तोड़ेंगे तो ये भी टूट जाता है, इसको तोड़ेंगे तो ये भी टूट जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपका नहीं टूटता है. तो ये हमने डिस्कस किया था, और इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, इसकी बेसिक यूनिट है. फिर हमने इसके बारे में एक भी पढ़ा था कि अगर हमें न्यूक्लियस का एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियस रेडियस निकालना होगा तो हम इसको किस में मापते हैं, इसको हम फर्मी मीटर पे मापते हैं, फर्मियंस. ओके, एंड 1 फर्मियंस इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर. ओके, अगर हमें एटम का साइज नापना हो, एटॉमिक रेडियस नापना हो, तो उसको हम एंगस्ट्रॉम में मापते हैं. ओके, एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर. ओके, तो ये हमने लिखा था. और हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसको डिस्कवर किसने किया, तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया थॉमसन, प्रोटॉन को रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन को चैडविक, सर जेम्स चैडविक. इतनी चीजें हमने पढ़ी थी. और हमने ये भी पढ़ा था इसमें कि एक जो प्रोटॉन है वो किससे मिलके बना है, 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से. ओके, और न्यूट्रॉन किससे मिलके बना हुआ है, न्यूट्रॉन मिलके बना हुआ 2 डाउन एंड 1 अप क्वार्क से. तो ये बेसिक चीज़ें हमें थोड़ा सा पता होनी चाहिए जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ें. ओके, फिर हमने कुछ और भी चीज़ पढ़ा था कि मेन जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होता है आपका क्या, उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अगर आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी. तो फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है, जब बाहर से कोई एनर्जी आती है और ये आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है ये एनर्जी गेन करके क्या करता है, बाहर चले जाता है, तो वो घूमते रहता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने पढ़ी. फिर हमने इसके बाद पढ़ा था कंडक्टर. ओके, इसको मिटा देता हूँ. इसके बाद हमने पढ़ा था एक क्विक रिवीजन, बस 5 मिनट में क्विक रिवीजन. हमने क्या कल पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर. तो कंडक्टर में हमने क्या पढ़ा था, देयर आर बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. ओके, इसमें बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है. ठीक है, और इंसुलेटर में क्या पढ़ा था, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, हेंस इट इज नॉट अलाउड टू पास द करंट थ्रू इट, नो फ्री इलेक्ट्रॉन. और सेमीकंडक्टर में हमने क्या पढ़ा था, फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन. ओके, तो कंडक्टर में हमने कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ी थी कि सबसे अच्छा बहुत बेहतरीन जो कंडक्टर है वो कौन सा है. तो हमने पढ़ा था जैसे गोल्ड हो गया, ओके, ह्यूमन बॉडी भी हो गई, नॉर्मल वाटर भी हो गया, ये आपका क्या है, कंडक्टर है. ओके, और हमने इंसुलेटर, इसमें कुछ पढ़ा था हमने मोस्ट मालिएबल चीजें पढ़ी थी. मोस्ट मालिएबल क्या है, जो मालिएबल क्या होता है, मालिएबल वो होता है जिसको हम सीट में कन्वर्ट कर पाएं, या फॉयल में कन्वर्ट कर पाएं. तो वो होता है क्या, एल्यूमिनियम होता है. ओके, डक्टाइल, आपका मोस्ट डक्टाइल जो होता है, डक्टाइल जिसको बोलते हैं, जिसको हम वायर में कन्वर्ट कर पाएँ, तो वो क्या होता है,
ओके, तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। लीस्ट डेंस मेटल पढ़ा था लिथियम, मोस्ट डेंस मेटल पढ़ा था ऑस्मियम, मेटल्स आर लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, मरकरी, सीजियम, गैलियम, ये पढ़ा था। नॉन मेटल पढ़े थे जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर में, वो ब्रोमीन है, ठीक है। इंसुलेटर के बारे में पढ़ा था। इंसुलेटर में क्या होता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो इससे एग्जांपल क्या है, जैसे आपके पास ड्राई वुड हो गई, ड्राई वुड हो गई, प्लास्टिक हो गया, ओके, थर्माकोल हो गया, थर्माकोल हो गया, तो ये सारे आपके क्या हो गए, इंसुलेटर हो गए। और सेमीकंडक्टर में हमने पढ़ा था जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और बिस्मिथ, एंटीमनी भी हो सकता है, ओके। जैसे कार्बन भी आ जाता है इसमें, एक कार्बन, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी, आज हम इससे आगे पढ़ेंगे, ओके। तो आई होप कि इतना आपको याद होगा हमने कल क्या पढ़ा था। तो अब हम पढ़ते हैं करंट कैसे फ्लो होता है। सपोज दैट आपके पास कोई कंडक्टर है, ये आपके पास कंडक्टर है, ओके। इस कंडक्टर पे क्या हुआ, इस पे आपने क्या किया, इस पे कोई एनर्जी बाहर से आई, वो हीट एनर्जी हो सकती है, और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, फ्री हो गए, एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए। क्या बन गए, फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके। अब फ्री इलेक्ट्रॉन तो बन गए, लेकिन अभी इनका जो मोशन है वो इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर मोशन नहीं है। तो जब तक किसी इलेक्ट्रॉन का कोई पर्टिकुलर मोशन ना हो तब तक वो करंट उसमें फ्लो नहीं होता है। वी कांट से दैट करंट इज फ्लोइंग, ओके। हम तभी कह सकते हैं जब, तो हम डिस्कस करते हैं। हम सपोज दैट मेरे पास कोई कंडक्टर है, दिस इज ए कंडक्टर, एंड यू नो कि कंडक्टर बेसिकली जो कंडक्टर होता है आपके पास, वो रूम टेम्परेचर में भी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप हो जाते हैं। सपोज दैट आपको पता है कोई भी चीज़ होती है वो मैटर से मिलकर बनी होती है, मैटर के अंदर आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर आपके पास एटम्स होते हैं, और एटम के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको पता है कि इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, क्यों, एटम होंगे तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली होंगे। तो इसमें रूम टेम्परेचर में भी फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप हो जाते हैं। लाइक इसमें ये कॉपर का वायर है और उसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो क्या होता है, ये रूम टेम्परेचर से इसने कुछ एनर्जी गेन करी और तब जाके ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप हुए। लेकिन अभी जो इसका मोशन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो एक यूनि डायरेक्शन में नहीं है, एक दिशा में नहीं है, ओके। कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई नीचे भाग रहा है, कोई ऊपर भाग रहा है। तो अगर मैं इसका नेट मूवमेंट देखूं, जो इसका नेट मूवमेंट है, नेट मूवमेंट वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। नॉर्मली हम किसी कॉपर वायर पे हाथ लगाएं तो हमको ऐसा नहीं कि कोई करंट लग जाए, इसीलिए नहीं लगता, क्योंकि इसका नेट अगर काइनेटिक एनर्जी देखूं मैं, तो नेट काइनेटिक एनर्जी इसमें जीरो आती है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में भागे। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में भागते हैं तो हैंस वी कैन से द करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कॉपर वायर। और उसको एक डायरेक्शन में भगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा। तो इसमें सपोज दैट मैं पोटेंशियल डिफरेंस देता हूं, देखो ध्यान रखना, जो भी बड़ी डंडी होगी वो पॉजिटिव का साइन होगा, फिर छोटी डंडी, बड़ी डंडी, छोटी डंडी, बड़ी डंडी, छोटी डंडी, बड़ी डंडी, और फिर इधर से हम बड़ी डंडी मारेंगे तो गलत हो जाएगा, तो यहां पे क्या करना है, छोटी डंडी, ओके। तो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। स्मॉल वाला जो है क्या वो नेगेटिव हो जाएगा आपका। तो जैसे ही मैंने इसमें वोल्टेज अप्लाई किया, जैसे ही मैंने इसमें वोल्टेज अप्लाई किया, तो अब क्या हुआ, जितने भी ये इलेक्ट्रॉन थे, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, ये क्या हो गए, सब एक ही डायरेक्शन में भागने लग गए। ये सब इधर भागने लग गए, ओके, ये सब इधर भागने लगे। अब इधर ही क्यों भागने लगे, इसके पीछे रीजन क्या है, इधर क्यों नहीं भागे। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये पता है, और इधर से ये पॉजिटिव है, तो आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट, ऑलवेज अट्रैक्ट। तो इसमें क्या हो गया,
इलेक्ट्रॉन इधर जैसे ही भागने लग गए तो ये जैसे ही हमने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, बैटरी अप्लाई की, तो ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था। तो नेगेटिव ने नेगेटिव को धक्का दिया, इसने इसको धक्का दिया और पोटेंशियल पॉजिटिव ने उसको अपनी तरफ खींचा। तो अब इसमें क्या हो गया, ये करंट फ्लो होने लग गया। हेंस नाउ वी कैन से द करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कॉपर वायर। तो करंट फ्लो कराने के लिए सबसे पहले कंपलसरी क्या है, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास करंट फ्लो नहीं हो सकता है। ओके, अब ध्यान देना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, लो टू हाई पोटेंशियल। अंडरस्टूड? इलेक्ट्रॉन आपका हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जाता है। लेकिन जो आपके पास करंट है, जो आई है, जो आपके पास करंट है, करंट ठीक इसका उल्टा है। करंट मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये चीजें ध्यान रखना आप। अभी इलेक्ट्रॉन तो इधर भाग रहा है आपका, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन तो ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। लेकिन जो करंट आपका जाएगा, करंट कहाँ जाएगा, ध्यान रखना, जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होती है। करंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा। ओके, करंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा। ओके, सबसे पहले जब इसका एक्सपेरिमेंट हुआ था तो उस समय इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, सिर्फ उनको करंट देखना था। तो करंट का तो हमें पता लग गया था। लेटर जैसे हमने इस पे एक्सपेरिमेंट किए तो तब पता लगा कि इलेक्ट्रॉन करंट के डायरेक्शन के अपोजिट क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। तो तब जाके हमने बोला कि जो करंट है वो तो आपका हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो लो टू हाई पोटेंशियल आपके पास मूवमेंट कर रहा है। ओके, तो ये चीजें आप जल्दी से अगर नोट करनी किसी को तो नोट भी कर सकते हैं आप लोग। ओके, इलेक्ट्रॉन को मैं नेगेटिव चार्ज भी बोल सकता हूं। ओके, नेगेटिव चार्ज। ओके, और जो करंट है, करंट को मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकता हूं, पॉजिटिव चार्ज। तो ध्यान रखना, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो हायर टू लोअर जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉन होगा वो लो टू हाई पोटेंशियल में आपके पास मूवमेंट करेगा। अब व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। इसको मिटा दूं। पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान देना, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आपके पास? पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है कि वोल्टेज, एक तरीके से मैं बोल सकता हूं, एक धक्का इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट कराने के लिए जो पावर चाहिए होती है, जो एफर्ट चाहिए होता है, उसको मैं कह सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस। अंडरस्टूड? जो पोटेंशियल डिफरेंस किसे बोल सकता हूं? सपोज दैट ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये अभी मूवमेंट अपने हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो नेट मूवमेंट है वो जीरो है। तो इसको एक डायरेक्शन में धक्का देने के लिए जितना मैं वर्क करूंगा, जितना मैं इसमें वोल्टेज लगाऊंगा, उसको मैं कह सकता हूं वो उसका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं करते हैं, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में कभी भी भाग नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं भाग सकता। तो ये एक बेसिक सी, अभी आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की एक्चुअल डेफिनेशन, ये अभी बेसिक बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट आता है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? सो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन अगर हम देखें तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, और इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि चार्ज तो वैसे भी फ्लो हो ही रहा है लेकिन उसकी डायरेक्शन अभी कंफर्म नहीं है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, लेकिन जब तक इसकी डायरेक्शन पर्टिकुलर नहीं हुई,
या तो इधर या तो इधर। जब तक इसकी डायरेक्शन पर्टिकुलर नहीं हुई तब तक आप बता नहीं सकते कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन होना भी कंपलसरी है। जब तक पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो तब तक आप वी कांट से दैट चार्ज इज फ्लोइंग और नॉट। ओके, तो करंट को डिनोट करते हैं आई से। किससे डिनोट करते हैं? आई से। एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से। किससे? क्यू से। सो क्यू, ओके, थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जहां पे भी रेट आ जाता है तो उसको हम डिवाइड बाई टी कर देते हैं। तो क्या बन गया फॉर्मूला? क्या बन गया? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये करंट का आपके पास फॉर्मूला बन गया है। ओके, वी नो वेरी वेल दिस इज ए चार्ज, दिस इज ए चार्ज एंड दिस इज ए टाइम। ओके, तो चार्ज का जो यूनिट होती है वो चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट होती है कूलम, कूलम। ओके, एंड टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। ओके, तो यूनिट क्या हो गई? तो वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिट्स। यू नो वेरी वेल, जो चार्ज होता है, चार्ज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? कूलम। एंड टाइम का जो यूनिट होता है वो होता है सेकंड। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिट। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जब भी रेट आपके पास आता है तो यू हैव टू डिवाइड बाय द टाइम, टी। ओके, तो टाइम हमने कर दिया था। तो क्यू इज इक्वल टू कूलम अपॉन टाइम इज इक्वल टू सेकेंड। सो दिस इज आई, कूलम पर सेकेंड। सो क्या हम यहां से क्या लिख सकते हैं? कूलम पर सेकेंड। ओके, और इसी कूलम पर सेकेंड को हम क्या कहते हैं? एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर। ओके, तो एसआई यूनिट क्या हो गई? करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। ओके, तो अगर वी कैन से, अगर एक सेकंड में, वी कैन से अगर एक टाइम 1 सेकंड हो, ओके, और 1 कूलम आवेश, 1 कूलम चार्ज आपका फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपके पास 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है तो मैं कह सकता हूं जो करंट है मेरा वो कितना है? 1 एम्पियर। ध्यान देना। सो व्हाट इज 1 एम्पियर? इफ 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मेटल और कंडक्टर, hence we can say this is a 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये आपको समझ में आया होगा। ओके, एंड व्हाट इज क्यू? दिस इज कूलम, क्यू। व्हाट इज क्यू? सो क्यू इज ए चार्ज, एंड चार्ज आपके पास पता है क्या होता है? एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, तो ये आपके बेसिक्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्यू चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो आपके पास नेगेटिव हो सकता है। तो वी कैन से कि Q इज इक्वल टू NE मीन्स अगर सपोज दैट आपके पास कोई कोई मैटर है या बॉडी है, कोई भी बॉडी आपके पास, ये कोई बॉडी है, इस बॉडी को आपने रब किया, इस बॉडी को आपने क्या किया? रब किया किसी चीज में, हाथ में ऐसे रगड़ा। अब क्या हो गया? इससे इलेक्ट्रॉन या तो बाहर जाएंगे, ऐसे भी हो सकता है, या तो इसमें इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन द मैटर कि वो मैटर क्या है, वो बॉडी कौन सी है। तो देखो, या तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे या तो इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे। अंडरस्टूड? तो मैं कह सकता हूं जितने इलेक्ट्रॉन इससे बाहर गए या जितने इलेक्ट्रॉन इससे अंदर आए, तो वो अमाउंट जो होती है उस अमाउंट को मैं कह सकता हूं चार्ज। और टोटली इससे इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन एक बल्क अमाउंट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो मैंने कहा कि क्या ट्रांसफर हो रहा है? चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो अभी इससे क्या होगा? या तो ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऐसे ही जाएगा। अगर मैं आपको ऐसे कह दूं कि इसे हाफ इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो बोलेंगे सर थोड़ा सा गलत हो गया, हाफ तो इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं है ना, आधा इलेक्ट्रॉन मैंने बोला इलेक्ट्रॉन को तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते हैं। तो मैंने कहा कि हाफ इलेक्ट्रॉन गया, तो आपने बोला सर ये तो गलत हो गया। तो या तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा
या तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो 3 जाएगा। मतलब जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा होगा, एक होल नंबर होगा, वो n होगा, एक इंटीजर होगा एक। अंडरस्टूड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है n, वेयर n इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू 0। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा 1 2 3 4 5 की फॉर्म में ही जाएगा। ओके। और कितने, जैसे एक इलेक्ट्रॉन भी जा सकता है, जैसे n की जगह 1 रख दूं तो एक इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। अंडरस्टूड। तो इसी को मैं क्या बोलता हूं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलता हूं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके। इसी को मैं क्या बोलता हूं, Q इज इक्वल टू एनी। अगर आपको कोई पूछ ले जाए बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो आप क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन चार्ज इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू एनी। जो चार्ज है वो एक क्वांटम की फॉर्म, एक पैकेट की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ऐसे नहीं कि आपका हाफ चले गया, 1/4 चले गया, ऐसे नहीं। क्या होगा, एक पैकेट के थ्रू जाएगा, एक पैकेट के फॉर्म में जाएगा। अगर जाएगा तो पूरा ही जाएगा। अंडरस्टूड। तो ये आपके पास था। आई होप कि आप इसको नोट भी कर रहे होंगे साथ साथ। तो अगर इस वैल्यू को मैं यहां पे रखूं, इस वैल्यू को मैं यहां पे रखूं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई क्यू इज इक्वल टू एनी अपॉन टी। तो एक करंट का फॉर्मूला ये भी आप लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू एनी अपॉन टी। ओके। तो अगर मैं आपको पूछूं कि चलो इसको नोट कर लो, पहले कर लिया होगा। अगर मैं आपको पूछूं कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब अगर मैंने बोला एक कूलाम चार्ज जो है आपका ट्रांसफर हो गया है, 1 कूलाम चार्ज आपका ट्रांसफर हो गया है। अब मुझे चार्ज तो मैंने बता दिया है 1 कूलाम, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे इलेक्ट्रॉन बताएं कि एक्चुअल में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो उसको कैसे निकालेंगे, देखो। क्वेश्चन इज हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको पता है Q इज इक्वल टू एनी, यू नो द फॉर्मूला, अभी आपको बताया Q इज इक्वल टू एनी। तो यही तो निकालना है, Q क्या है, 1 कूलाम इज इक्वल टू n आपको पता नहीं है कितना होता है, n नहीं है आपको पता, इनटू इलेक्ट्रॉन आपको पता है, इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। ओके। यहां से आपके पास n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू निकालेंगे तो n की वैल्यू कैसे होगी, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम इज इक्वल टू n। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास टोटल निकल के आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो इतने इलेक्ट्रॉन आपके एक कूलाम में ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके। तो ये आप, आई होप कि आप इसको साथ साथ नोट भी कर रहे होंगे। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। प्लीज नोट इट डाउन। ओके, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मिटाने जा रहा हूं। अब बात करते हैं बेटे रेजिस्टेंस की। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई होप कि इलेक्ट्रिक करंट आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये हमने अभी सीखा है। ठीक है। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी एंड आई इज इक्वल टू ऑल्सो एनी अपॉन टी। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, वी कैन से रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज नथिंग, इट इज ए ऑब्स्टेकल। इट इज ए ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मीन्स रुकावट। ओके। अभी होता क्या है, ध्यान से देखो क्या मैं समझाना चाह रहा हूं। ये आपके पास कोई कंडक्टर है। ओके, ये आपके पास कोई कंडक्टर है। इस पे हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। ठीक है। इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे,
ओके। जैसे ही मैंने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो ये एक डायरेक्शन में भागने लग गए। अब ये एक डायरेक्शन में भागने लगे तो ये जो वायर है इसके भी तो अपने एटम्स होंगे। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन था और सपोज दैट यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर कूदा, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर कूदा तो ये तो पूरा यही है, ये तो पूरा यही है। तो जब ये एक डायरेक्शन में भागने लगता है तो ये क्या करता है, इससे इसका सामना होता है। किससे? इस एटम से इसका सामना होता है। तो इस एटम से इसका सामना होता है तो कभी बहुत बार स्पीड में आता है तो इससे टकरा जाता है, इससे टकरा जाता है। बहुत सारे तो बच के निकल जाते हैं लेकिन बहुत सारे इसमें टकरा जाते हैं। ओके, तो ये इसके लिए क्या है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये क्या है, ऑब्स्टिकल है। क्या ये ऑब्स्टिकल है? इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये चीज जो है एक ऑब्स्टिकल है और दिस ऑब्स्टिकल इज नोन एज द रेजिस्टेंस। दिस ऑब्स्टिकल इज नोन एज द रेजिस्टेंस। और हेंस वी कैन से, या इन अनदर वर्ड वी कैन से कि इलेक्ट्रॉन के पाथ में जो भी गड्ढे आते हैं, गड्ढे, रोड, इधर उधर जो भी आते हैं, उसके लिए जितनी भी परेशानियां हैं वो क्या है, रेजिस्टेंस है। वो क्या है, रेजिस्टेंस है। तो आई होप कि यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज नथिंग, इट इज द ऑब्स्टेकल ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑब्स्टेकल ऑफ करंट। करंट या इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जो भी उसको रुकावट पैदा करेगा उसको क्या बोलते हैं, वो क्या है, रेजिस्टेंस है। ओके, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर, किसी वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है? तो यू नो, सपोज दैट ये वायर है। ओके, ये आपके पास वायर है। इस वायर का जो ये एरिया है, दिस इज ए, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, दिस इज नोन एज लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज ए लेंथ। ओके, तो अब देखो किसी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ओके, तो सबसे पहले जो वायर का रेजिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है लंबाई का। जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ेगी, इसकी जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी तो वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ता रहता है। ठीक है, दूसरी चीज है इसका एरिया। रेजिस्टेंस जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो इसको स्मॉल ए से डिनोट कर लेता हूं मैं। ओके, दिस इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर आप इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाएंगे, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाएंगे, अभी इतना था, सपोज दैट मैंने इतना कर दिया ये, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मान के चलो, इसको अगर याद करने का तरीका क्या है, एक पतली सी रोड है, एक पतली सी रोड है और एक इतनी चौड़ी रोड है। आपको गाड़ी भगाना है, आपको इस पे क्या करना है, गाड़ी भगाना है। आप बताओ इसमें गाड़ी जल्दी भगा लोगे या इसमें जल्दी भगा लोगे? ऑब्वियसली बात है कि इसको, इसमें चलाने में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टीज होंगी और इसमें चलाने में आपको इजी होगा क्योंकि रोड खाली है। तो सेम यहीं पे अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन को जाने में क्या होगा, इजीनेस होगा। वो इजीली क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया, सॉरी रेजिस्टेंस लो हो जाएगा अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा। तो अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मानूं और इसको इक्वेशन सेकंड मानूं तो वी कैन राइट R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। बताओ लिख सकता हूं, ऐसे नहीं लिख सकता हूं। R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ओके, अब इस प्रोपोर्शनल को जो है, ये एक प्रोपोर्शनल है तो इसकी जगह मैं एक कांस्टेंट अप्लाई करता हूं, तो मैं लिख सकता हूं R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो एल बाई ए, तो आपको पता है दिस इज लेंथ, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, एंड दिस इज ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ओके, दिस कांस्टेंट इज नोन एज द रेजिस्टिविटी। तो ध्यान रखना किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा। ध्यान, फिर से बोल रहा हूं, किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। वो रेजिस्टेंस हमेशा 3 चीजों पे डिपेंड करता है।
एक तो मैंने आपको बताया लेंथ, एक मैंने आपको बताया क्रॉस सेक्शनल एरिया, तीसरी चीज मटेरियल। तीसरी चीज किस मटेरियल का बना है, वो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, किस चीज का बन रखा है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। ओके, तो आई होप कि आप इसको नोट भी कर रहे होंगे साथ ही साथ। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको जो ये है इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, उसको क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं, रो। रो रो इसको क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे, रो। नोट कर रहे होंगे आप इसको। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। जैसे नाम से पता लग रहा है स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक होगा, इस कोई डिपेंड मीन्स लाइक कि रेजिस्टिविटी जो होगी वो किसी पे भी मटेरियल पे डिपेंड करेगी, बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगी आपकी। ओके, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल ऑफ वायर। तो इसकी यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टिविटी की यूनिट आप लिख सकते हैं ओम मीटर, ये भी नोट कर सकते हैं हम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। तो कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। ओके, अब बात करते हैं इंसुलेटर की, अब बात करते हैं इंसुलेटर की। अभी तो हम कंडक्टर की रेजिस्टिविटी की बात कर रहे थे, इंसुलेटर। तो जो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाई होती है। ठीक है, दिस इज अ सिंबल ऑफ हाई। ओके, जहाँ पे भी मैं ऐसे लिखूंगा समझ जाना कि सर बढ़ने या हाई की बात कर रहे हैं। तो इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी होती है बहुत हाई होती है। ग्लास की जो होती है, जो ग्लास की अप्रॉक्स होती है वो होती है 10⁻12 से 10⁻12 से और 10⁻⁻14 ओम मीटर तक, इतनी इसकी रेजिस्टिविटी होती है। तो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो रेजिस्टिविटी का जैसे आप अगर यूनिट अभी मैंने बताया था, अगर निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो ना। आपको पता है कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ये तो आपको पता है। तो इसमें रेजिस्टिविटी इसको यहीं रहने दो, बाकी को उधर ले जाओ, तो क्या होगा बताओ, रो इज इक्वल टू RA अपॉन L, ऐसे इसको लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, R रेजिस्टेंस, ओम रेजिस्टेंस क्या होता है ओम, और मीटर का मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ, लेंथ का क्या होता है मीटर। तो इस मीटर से ये मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या होगा ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट हो गई वो क्या हो गई, ओम मीटर। ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक बेसिक डिफरेंस देखो, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अभी हमने बात की रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की, एक डिफरेंस देखो, व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो एक साइड रेजिस्टेंस और एक साइड रेजिस्टिविटी। ध्यान रखना, जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या होती है, सबसे पहले तो यूनिट क्या होती है इसकी ओम, और रेजिस्टिविटी की ओम मीटर। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है। सेकंड डिफरेंस क्या है, जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। ओके, और मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि मटेरियल क्या है। ठीक है, जो रेजिस्टिविटी है ना तो वो लेंथ पे डिपेंड करता है, ना तो वो एरिया पे डिपेंड करता है, सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो ये कॉमन डिफरेंस है।
ओके। रेजिस्टिविटी जो है आपके पास उसकी यूनिट बेट, एक यूनिट आप डिफरेंस देख लीजिए क्या डिफरेंस है। दूसरा चीज आप देख लीजिए कि जो लेंथ है, रेजिस्टेंस हमेशा लेंथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता था आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ओके, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, तो इट मीन्स इस पे भी डिपेंड कर रहा है और इस पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन मटेरियल का कोई अभी जिक्र ही नहीं हुआ, तो रेजिस्टेंस इस पे डिपेंड नहीं करता, जबकि रेजिस्टिविटी क्या करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। प्रत्येक कंडक्टर की जो है अपनी अपनी, प्रत्येक बॉडी की अपनी अपनी क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है, फिर एक स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती है, इसीलिए मैंने आपको लिखाया भी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी लिखा है भी, नोट कीजिए फटाफट। चलो आज के लिए यहीं पे बाइंड अप करते हैं, और कल हम इससे आगे पढ़ेंगे, कि लंबाई घटाने पे रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है, अगर एरिया उसका घटा बढ़ा दिया तो क्या उसमें इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो ये हम कल पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।